स्टार्ट करते हैं सारे न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के सारे क्वेश्चंस करते हैं, साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। जितने कर लिए हैं, जो डाउट्स हैं उनको देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बीच में बोलिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ स्फीयर इंक्लूजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्जेस। एक स्फीयर है, उसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके चार्ज है प्लस माइनस 3 इंटू 10 टू द माइनस 6 कूलम। सो 3 माइक्रो कूलम में दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट वाले में टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड वो हो जाएगा 0, क्योंकि एक स्फीयर है उसमें एक चार्ज है प्लस 3 माइक्रो कूलम एंड माइनस 3 माइक्रो कूलम। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आया? 0। तो फर्स्ट का आंसर होगा सी पार्ट विच इज 0। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आगे थोड़े इंटरेस्टिंग भी है। A charge capital Q is enclosed by a Gaussian surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will increase 4 times, reduce to half, remain same. Second क्या कह रहा है? टोटल फ्लक्स निकालना है। आपके पास ये सरफेस है, इसमें चार्ज है Q, आपने सरफेस को बड़ा कर दिया, चार्ज एनक्लोज अभी भी सेम रहेगा। सो सिंस चार्ज एनक्लोज्ड या एनक्लोज्ड चार्ज रिमेन सेम, देयरफॉर टोटल फ्लक्स will remain same. क्योंकि फ्लक्स होता है Q by epsilon naught. It does not depend upon size of Gaussian surface. Gaussian surface के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्लक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? थर्ड पे आ जाओ। थर्ड आपको क्या कह रहा है? केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस इज इतना। अब आउटवर्ड फ्लक्स है तो कौन सा फ्लक्स हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये टोटल फ्लक्स दिया हुआ है। What is the net charge enclosed? फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज हुआ फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना है? 8 इंटू 10 टू पावर 3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। रिजल्ट आ जाएगा ये 70.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ये आंसर आ गया। इसके बाद बी पार्ट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स were 0, what can you conclude? Can you conclude that there is no charge inside the box? नहीं. If flux is 0, if net flux is 0, this implies that net charge inside is 0. टोटल चार्ज अंदर 0 है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई चार्ज ही नहीं है, इसका ये मतलब है कि टोटल चार्ज एनक्लोज अंदर क्या होगा? 0। क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? ये आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्जेस। ठीक है जी। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस? तो फ्लक्स कितना होगा पहले निकालते हैं। बोला पॉइंट चार्ज कॉजेज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स है, माइनस 1 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये टोटल फ्लक्स है। फर्स्ट पार्ट, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड। सो इफ रेडियस इज डबल्ड, इफ रेडियस ऑफ गॉसियन surface is doubled, there will be no change in flux, because flux is independent
ऑफ द डायमेंशंस ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज एनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है। चार्ज एनक्लोज्ड उतना ही होगा, वो कुछ नहीं चेंज किया। बी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, चार्ज की वैल्यू, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना है -1 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। आंसर आ गया -8.85 इंटू 10⁻9 मतलब नैनो कूलम। क्लियर, ये आंसर आ गया था। आ जाते हैं फिफ्थ पे। स्टार्टिंग के बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस, इतना इतना इतना, 2 चार्ज इतना आर एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड। तो अंदर चार्ज है +2q, एक है -q, बाहर है +3q। सो फ्लक्स जो होगा वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज चार्ज कौन सा है? 2q और -q। सो 2q - q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, आ जाते हैं सिक्स्थ पे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा मैं अपने आप रुक के साइड हो जाऊंगा। आपका कोई डाउट हो, अपने लिखना हो, बीच में बोल देना, मैं रुक के साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सिक्स्थ पे आ जाओ। कह रहा है गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10⁻³ आई कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड इतना सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अब अगर एरिया YZ प्लेन में होगा तो एरिया वेक्टर का होगा अलोंग एक्स एक्सिस। सो इफ एरिया is in YZ plane, then area vector is along x axis. So area vector कितना होगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा 10 by 10 0.1 का स्क्वायर आई कैप, मतलब 10⁻² आई कैप। ये हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, व्हाट वुड बी द फ्लक्स? पहले तो बोल रहा है फाइंड द फ्लक्स, पहला वाला पार्ट है फाइंड द फ्लक्स। फ्लक्स हो गया E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट करोगे I डॉट I 1 होता है 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। रिजल्ट आ गया 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत फर्स्ट पार्ट में? आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। सो इफ प्लेन मेक्स 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। सो प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, देयरफॉर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 60 डिग्री। ये एरिया है, एरिया के साथ 30 डिग्री बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एरिया वेक्टर के साथ कितना हुआ? 60 डिग्री। ये आपके पास प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि आपको एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए होता है। तो फ्लक्स कितना हो गया? E डॉट एरिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू cos 60, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ या डॉट प्रोडक्ट कर दो सीधा, या छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻³, एरिया 10⁻² cos 60 हाफ। आंसर आ गया 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये समझ में आ गया? इस 30 डिग्री को थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये एंगल विद द एक्स एक्सिस है, ये एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड है। और किसका एंगल है? प्लेन का एंगल है, नॉर्मल का एंगल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होता है थीटा। क्या ये सबको क्लियर है?
ऑनलाइन सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इसमें बेटा? चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्या कह रहा है? A plane surface in the shape of square of side 1 centimeter is placed in an electric field 100 Newton per meter I cap. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिए 100 न्यूटन पर मीटर आई कैप. इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस हो गई, सच दैट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन बाय इतना. यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस हो गया 0.8 आई कैप प्लस 0.6 नहीं 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप. ये यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस. फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस. एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 सेंटीमीटर उसकी साइड है, तो 10 टू पावर -2 का स्क्वायर मतलब 10 टू पावर -4. ये एरिया हो गया. तो यानी एरिया वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल. कितना हुआ? 0.8 इंटू 10 टू पावर -4 आई कैप प्लस 0.6 इंटू 10 टू पावर -4 के कैप. फ्लक्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया. डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हो? आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, के वाला के से. आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो 100 इंटू 0.8 इंटू 10 टू पावर -4 और जे डॉट के कितना हो गया? 0. तो आंसर आ गया 80 इंटू 10 टू पावर -4 यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. 8 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वोल्ट इंटू मीटर, जो मर्जी लिख लो. क्लियर? आ जाते हैं 8th पे. A square sheet of side A is lying parallel to XY plane at Z equal to A. जरा ध्यान दो, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस. एक स्क्वायर शीट है, वो XY प्लेन की है, एट Z इक्वल टू A. Z इक्वल टू A यहां पे हो गया सपोज, और यहां पे एक स्क्वायर शीट लाई कर रही है आगे की तरफ आती हुई, थोड़ा आगे बाहर की तरफ आते हुए एक स्क्वायर शीट लाई कर रही है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज CZ² के कैप. सो एरिया वेक्टर कहां होगा? एरिया वेक्टर अलोंग Z एक्सिस होगा. स्क्वायर शीट क्या है? साइड A. तो एरिया वेक्टर कितना हुआ? A² के कैप. मानते हो? XY प्लेन के पैरेलल है, तो नॉर्मल वेक्टर कहां होगा? अलोंग Z एक्सिस. तो एरिया वेक्टर क्या हो गया? A² के कैप. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है CZ². CZ². सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड एट Z इक्वल टू A कितनी हो गई? CA². और डायरेक्शन के कैप. बात समझ में आती है बेटा? Z इक्वल टू A पे आपको फ्लक्स निकालना है. E डॉट एरिया, के वाला के से मल्टीप्लाई, तो CA टू पावर 4. ये हो गया फ्लक्स. ए ऑप्शन. ठीक है? समझ में आ गया? ये पहले नहीं हुआ था, अब क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा ये? ठीक है. 10:15 के बाद मैं रुक जाऊंगा, जो लिखना हो लिख लेना. 9th क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन is acting radially outward and is given by E is equal to AA. ठीक है? A charge contained in the sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by. Okay, पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा. फ्लक्स निकालना होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इन a certain region acting outward is given by E is equal to AA. इसमें A क्या है बोला नहीं ना? चलो भी देखते हैं. A is a constant, small a I guess रेडियस होगा. क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए. गिवन है अ चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस A सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन द फील्ड विल बी गिवन बाय. ओके, ये ऐसे है. अ चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस A. एक स्फीयर है जिसका रेडियस A है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस A है. आपको क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स एंड इज गिवन बाय AA. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई.
और रेडियली आउटवर्ड जा रही है, तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल हर वक्त कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। स्फीयर बोला, एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, सो ये आ गया ए 4 पाई ए क्यूब, ये हो गया फ्लक्स। मानते हो यहां तक? ए 4 पाई ए क्यूब, ये हो गया फ्लक्स। तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा? फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना हुआ? ये रहा ए इंटू 4 पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया। ठीक है, ए इंटू 4 पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर in a plane of paper is placed in a uniform electric field acting along the same plane at an angle of theta, ठीक है, with the horizontal side of the square as shown in figure. The electric flux linked to the surface. Okay, ध्यान दो बेटा, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है एरिया, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, एरिया वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया? ई कॉस थीटा होगा कि नहीं? इधर क्या होगा? ई कॉस थीटा होगा। क्वेश्चन दोबारा, सरफेस ऑफ एल मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर is placed in a uniform electric field acting along the same plane. ओहो, डायग्राम ने गलत समझ लिया। acting along the same plane, ये इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में थीटा एंगल बना रही है। मतलब देखो, ये सिचुएशन ऐसे नहीं है कि ये यूं जा रही है, ये ऐसे नहीं जा रही एंगल पे, ये इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी प्लेन में। मतलब ये हो गया, ये दूसरा हो गया डायग्राम। ये वाला केस नहीं है कि नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, ये केस नहीं है। केस कौन सा है? इसी प्लेन में, ये ऐसे बना है हॉरिजॉन्टल, मतलब बोर्ड का ही एरिया सोच लो और बोर्ड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर का होगा, एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड, तो फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि एंगल कितना हुआ? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। एरिया वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आता हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के साथ कुछ भी एंगल बनाए, हमें तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल चाहिए होता है ना। एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना हुआ? 90। बेसिकली ये सरफेस है, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, होने दो, एरिया वेक्टर बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आता है? ऑनलाइन क्लियर सबको? इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई? नेक्स्ट 15th पे रुकूंगा बेटा, नेक्स्ट 11th पे ध्यान दीजिए। 11th कह रहा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज ऑफ इतना, चार्ज आपको दिया है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स निकालना है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है 8.85 इंटू 10 टू पावर -8, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10 टू पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पहला पार्ट। ठीक है, आगे बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, फ्लक्स में कितना चेंज आएगा? नो चेंज इन फ्लक्स। बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट of the size of Gaussian surface. Gaussian surface के साइज पे डिपेंड नहीं करता फ्लक्स। क्या ये क्लियर है? ठीक, आ जाते हैं 12th पे।
12th क्या कह रहा है? A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. एक मेटल स्फीयर है, hollow metal sphere है, तो चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा. Radius r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance small r from the center. अब याद है ये केस, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन. चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनता है? इनसाइड होती है 0, ऑन द सरफेस मैक्सिमम, एंड आफ्टर दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ऐसा ही होता है. ध्यान है ना बात, दोनों तरफ ऐसे बनाते हो. अब इधर ध्यान दो. फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन कैपिटल आर. नहीं, आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ? ये कैपिटल आर है. आर लेस देन कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0. पहला ऑप्शन गलत हो गया. 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, ये क्या हो गया? इनसाइड का केस. डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक, आउटसाइड का केस. परफेक्ट. तो बी ऑप्शन इज द आंसर. तीसरा भी है, 0 एज आर इज दिस, इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस होगा. डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस, गलत. बी ऑप्शन. समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम. केसेस याद हो, इजीली हो जाता है. 13th पे आ जाइए. 13th, a spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge इतना distributed uniformly. एक spherical conductor है, radius 10 centimeter, has charge 3.2 into 10 to the power minus 7. इस पे चार्ज है 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb. Distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center? 15 centimeter from the center, मतलब बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लोगे? नहीं, 15 ही लोगे. फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड, it behaves as if entire charge is at the center. याद है बात? ये कैसे बिहेव करता है? कोई भी पॉइंट जो आउटसाइड है उसके लिए कैसे बिहेव करता है कि पूरा का पूरा चार्ज कहां पे हो? सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड. याद है, टर्म्स लिखवाई थी मैंने. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. K हो गया 9 into 10 to the power 9, चार्ज है 3.2 into 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, 15 into 10 to the power minus 2, इसका स्क्वायर. कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन हो जाएगी. कैलकुलेशन हो जाएगी, कर देता हूं, आंसर टैली भी हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा आंसर. कैलकुलेशन करते हैं. ऊपर है 9 into 3.2, 9 into 3.2 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर. ये हो गया बेटा 0.5546, 0.5547 इंटू 10 to the power, ऊपर हो गया 2, नीचे से आया -4, ऊपर चला जाएगा 4, तो 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये तो मैच नहीं हो रहा. KQ चार्ज कितना है? 3.2 इंटू 10 to the power minus 7, 15 का स्क्वायर. रेडियस का कोई काम नहीं है. दोबारा कैलकुलेट करते हैं, कहीं हो सकता है मैंने गलती की हो. 9 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 225. अरे आ तो रहा है, ये मैंने मेरे ख्याल से गलत दबा दिया. 0.128 इंटू 10 to the power 2 और 2 4 6, मतलब 1.28 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. 1.28 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. सॉरी, मैंने कुछ बटन गलत दबा दिया होगा. समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13. आ जाते हैं 14th पे. A hollow conducting sphere of radius 8 centimeter is given a charge of 16. फिर से वही केस है. 16 माइक्रोकूलम का चार्ज आपने दे दिया. रेडियस कितना? 8 सेंटीमीटर. चार्ज आपने दिया 16 माइक्रोकूलम. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर?
सेंटर पे कितना होगा 0, इनसाइड क्या होता है 0, इनसाइड कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाती है 0 हर पॉइंट पे। उसके बाद आउटर सरफेस, ऑन सरफेस आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर। सो के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्ज है 16 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है रेडियस 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -4, यू गेट 2, 4 9 बाय 4 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3 और 4 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इजी। 14th के बाद आ जाए 15th पे। 15th कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस नॉर्मली थ्रू अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। व्हाट इज अ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस? चार्ज कैसे निकालोगे? आपको क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू -6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Gaussian surface of radius 10 centimeter due to point charge placed at the center. Charge enclosed. Charge enclosed हो गया flux into epsilon naught. -6 into 10 to the power 3 into 8.85 into 10 to the power -12. Result कितना आया? 6 into 8.85. 6 into 8.85. ये आता है 53.1. -53.1 into 10 to the power -9 कूलम। -53.1 into 10 to the power -9 कूलम। यहां तक क्लियर? आगे क्या बोला? इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड हाउ मच फ्लक्स? नो चेंज। यह भी बताया था कि गॉसियन सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्या ये क्लियर है? आ जाते हैं 16 पे। इजी लग रहे हैं सारे क्वेश्चंस? 16th पे thin metallic spherical shell of radius r carries a charge q. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इस पे इजीली गलती कर देते हैं बच्चे, प्लीज ध्यान देना। A thin metallic spherical shell of radius r carries a charge q at its surface. ये शेल है, सरफेस पे चार्ज है q, डायग्राम गिवन है। सेंटर पे चार्ज दिया हुआ है q/2 और बाहर एक पॉइंट है a, इस पे चार्ज है 2q। एक एक करके बात करते हैं। A thin metallic spherical shell of radius r carries a charge q at the surface. A point charge q/2 is placed at the center and another charge 2q is placed at a distance x. ये डिस्टेंस दिया हुआ है x, रेडियस कितना है r, ये डाटा गिवन है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside is 0. Therefore force on charge at center वो कितना हो जाएगा? 0। अंदर फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर है, मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है। मेटालिक स्फीयर कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो अंदर वाले पे कोई फोर्स नहीं होगी, बाहर वाले पे होगी, बाहर वाले पे होगी एट द सेंटर एंड एट पॉइंट ए। बाहर वाले पे कितनी होगी? फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड पूरा का पूरा चार्ज कैसे बिहेव करेगा? एज इफ वो चार्ज कहां पे हो? सेंटर पे। सो फॉर पॉइंट ए चार्ज कैपिटल Q and q/2 will behave as if they are at center. तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा चार्ज 2q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? फोर्स क्या होता है? Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 कैपिटल Q है, 2 कैपिटल Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होती है? पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे है, तो 2q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k, q का मतलब q प्लस q/2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। 2 कट गया, आंसर आया 3kq² बाय x²।
ठीक है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी। तो ये पूरा का पूरा चार्ज कैसे बिहेव करेगा कि वो सेंटर पे, तो फॉर आउटसाइड पॉइंट इसकी जो फील्ड होगी, इसकी फील्ड की इंफ्लुएंस में ये है, इसकी फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज कितना लोगे, क्यू बाई 2 प्लस क्यू, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल, सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला, फ्लक्स कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो चार्ज एनक्लोज्ड, सेकेंड पार्ट में फ्लक्स हो जाएगा एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, सिर्फ क्यू बाई 2, क्योंकि ये वाला चार्ज तो कहां होगा, आउटर सरफेस पे, ये चार्ज कहां होगा, आउटर सरफेस पे, तो आपके पास क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आया, ये ई, दोबारा बोल, फर्स्ट पार्ट में 2q और dq बाय 2 कैसे है? बता रहा हूं, सेकंड पार्ट समझ में आ गया, पहले ये बता, सेकंड पार्ट समझ में आ गया। सेकंड पार्ट में हमें सिर्फ एनक्लोज चार्ज लेना है, इसीलिए हमने क्यू बाई 2 लिया। अब फर्स्ट पार्ट में ये 3q बाई 2 कैसे आया, आपको इस चार्ज पे फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कौन सा है, 2q, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, यहां तक बात समझ में आती है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड देखनी है, ये जो कैपिटल क्यू है ये कैसे बिहेव करेगा, कि ये कैपिटल क्यू कहां पे है, सेंटर पे, और सेंटर पे ऑलरेडी क्यू बाई 2 है, तो टोटल सेंटर पे कितना चार्ज हो गया, 3q बाई 2, तो 3q बाई 2 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक्स डिस्टेंस दूर, k 3q बाई 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऑनलाइन सबको क्लियर है, आपको क्लियर है बेटा, ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है बेटे, प्लीज इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये वाला कर लीजिए अपने हाथ से, इसमें कोई दिक्कत रहे फिर से पूछ लीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q एट अ डिस्टेंस r इज e। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2q एट अ डिस्टेंस r, सो k 2q बाय r स्क्वायर, मुझे e दिया हुआ है, रख लो संभाल के, पहली लाइन से ये समझ में आया। Then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius r with total charge q at the center at a distance r by 2. Spherical shell बोला, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना होगा आंसर, कितना होगा आंसर, कितना होगा आंसर बोलो, हो गई नहीं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, कोई भी चार्ज हो इनसाइड इज 0, देयरफॉर E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, चार्ज कहां पे दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q। एक मिनट बेटा, एक मिनट चेक करने दो मेरे को, कैपिटल आर है क्या रेडियस, ओहो रेडियस कैपिटल आर है, मैंने स्मॉल आर ले लिया, ये गड़बड़ हुई, दोबारा पढ़ो, एक बार दोबारा देखते हैं। ई ये दिया हुआ है, ई ये दिया हुआ है, आगे क्या बोल रहा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ टोटल चार्ज क्यू, टोटल चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस r by 2। अच्छा स्मॉल ये दे दी कंडीशन, ये ध्यान नहीं दिया था मैंने, ये कंडीशन दी हुई है, r मच मच ग्रेटर देन r, मतलब वो आउटसाइड की बात कर रहा है, एट ए डिस्टेंस r by 2, बाहर है r by 2। सो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड, वो स्मॉल r मैंने ले लिया था रेडियस को, इसीलिए गड़बड़ हुई, मैंने इनसाइड मान लिया था। फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड इट बिहेव्स एज इफ एंटायर चार्ज इज एट द सेंटर, तो डिस्टेंस क्या ले लोगे, r by 2, सो k q बाय r by 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया 4kq बाय r स्क्वायर। अब 2kq बाय r स्क्वायर कितना है, e, 2kq स्क्वायर बाय r, 2kq बाय r स्क्वायर कितना है, e, तो ये हो गया 2e।
आंसर आ गया 2e, E/4 0 2e। ठीक है, समझ में आया? आ जाते हैं नेक्स्ट 18th पे। 18th क्या कह रहा है? A cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field parallel to the axis। एक सिलेंडर है of radius r and length l, radius r and length l is placed in a uniform electric field parallel to its axis। टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितनी एंटरिंग फील्ड होगी उतनी लीविंग फील्ड होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस फील्ड इज यूनिफॉर्म, therefore entering flux is equal to leaving flux। so total flux कितना हो जाएगा? 0। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के मैंने कराए भी थे आपको, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में खूब सारे पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, ऐसे 5-6 लगातार हैं। सो एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। कह रहा है हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन फिगर। ओके जी, फिगर बना लेते हैं पहले। 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x, ये y और ये z, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। 1 मीटर दूर से ये शुरू हो रहा है और ये एक्सिस है। 1 मीटर दूर से स्टार्ट हो रहा है और इसकी लेंथ भी है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 50x आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू 50x आई कैप विच इज नॉट कांस्टेंट, x पे डिपेंडेंट है। तो इसके दो फेस मान लिए, ये एक फेस, ये सेकंड फेस, दो फेस। नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां पे? इधर होगी एंटरिंग और इधर होगी लीविंग। लीविंग ज्यादा होगी क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स कर्व्ड सरफेस पे कितना होगा? 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। फ्लैट सरफेस में, फर्स्ट फ्लैट सरफेस पे कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट सरफेस इनटू एरिया। फर्स्ट फ्लैट सरफेस पे कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इनटू एरिया। और ये एंटरिंग फ्लक्स है, एंटरिंग फ्लक्स क्या लेते हो? नेगेटिव। तो फर्स्ट सरफेस पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट सरफेस इनटू एरिया। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 50 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे क्या है? 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे कितनी होगी? 50 इंटू 1। सो ये हो गया -50 इंटू एरिया। एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। ये हो गया 1250 -0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स। सेकेंड सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? वो होगा लीविंग फ्लक्स, तो वो क्या लोगे? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड सरफेस इनटू एरिया। अब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 50 इंटू एक्स की यहां पे वैल्यू क्या है? 2, यानी 100 वोल्ट पर मीटर। सो 100 इंटू एरिया 25 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टोटल फ्लक्स कितना हुआ? टोटल फ्लक्स हुआ φ1 प्लस φ2 प्लस कर्व्ड। कितना हो जाएगा? जोड़ो, प्लस 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? प्लस 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हर सरफेस का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक सरफेस से काम नहीं चलेगा। इसके बाद बोल रहा है चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा? चार्ज एनक्लोज्ड हो गया फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0.125 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। रिजल्ट आ जाएगा 1.107
इंटू 10⁻⁻12 कूलम। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन क्लियर सबको? आपको क्लियर है? लिखना है इसको? लिख लो प्लीज, इसको लिखो तमीज से, इसको लिखो। इसमें अगर कोई पॉइंटर नहीं क्लियर तो अभी पूछो। नेक्स्ट, अगले पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसी पैटर्न का है। अब वो पहले वो था, अब दूसरा है। सरफेस चेंज हो गया सिर्फ। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ 0.1 मीटर इज शोन एज दिस, इतना Ex is equal to अल्फा एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आपको अल्फा एक्स दिया है, अल्फा की वैल्यू 500 है, सो 500 एक्स न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब ये जो डायग्राम बनेगा ये ऐसा बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंटर, इस फेस पे करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर, और इस फेस से करेगी लीव। इधर होगी एंटरिंग फील्ड और इधर होगी लीविंग फील्ड। ये फर्स्ट फेस बोल दिया, ये सेकंड फेस बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट फेस पे कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 0.1, यहां पे भी 0.1, तो फर्स्ट फेस पे हो गया 500 इंटू 0.1, मतलब 50 न्यूटन पर कूलम। सेकेंड फेस पे हो गया 500 इंटू 0.2, ये हो गया 100 न्यूटन पर कूलम। मानते हो बेटा? तो फर्स्ट फेस पे फ्लक्स कितना होगा? एंटरिंग फ्लक्स, तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया है 0.1 का स्क्वायर, माइनस 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड फेज पे कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 100 इंटू एरिया 0.1 का स्क्वायर दैट इज 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टोटल फ्लक्स कितना हुआ? 5(1) प्लस 5(2), दोनों को जोड़ो, प्लस 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मानते हो बेटा यहां तक? ये हो गया टोटल फ्लक्स। पहला पार्ट क्लियर। आगे क्या बोल रहा है? चार्ज इनसाइड। सेकंड पार्ट तो इजी सा, चार्ज इनसाइड कैसे होगा? फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0.5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आंसर कितना आ गया? 4.425 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। क्लियर? इजी, सिमिलर क्वेश्चन है, आगे भी सिमिलर है। इस पे देखो, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जितने हैं ये सब पेपर में आए हुए हैं कभी ना कभी। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट था, ये उसी के जैसा ही है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज अगेन E इज इक्वल टू इतना। अब यहां पे ध्यान दो, अभी तक एक फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, दूसरे पे नहीं, दूसरे पे भी होती थी। अब सिर्फ एक ही फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि एक फेस यहां पे x इक्वल टू 0 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू 2x i कैप। सो दो फेसेस हैं, फेस 1 फेस 2, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। फर्स्ट फेस सेकंड फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट फेस पे हो जाएगी 0, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू कितनी है? 0। ये a डिस्टेंस दूर है, दूसरा फेस। सेकंड फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2a i कैप। तो सिर्फ एक ही टाइप का फ्लक्स होगा, विच इज द लीविंग फ्लक्स। एक ही टाइप का फ्लक्स होगा, विच इज द लीविंग फ्लक्स। ये बात सबको समझ में आती है? फर्स्ट फेस पे फ्लक्स 0 है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सेकंड फेस पे फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स हो गया फर्स्ट फेस का फ्लक्स प्लस सेकंड फेस का फ्लक्स। फर्स्ट फेस का फ्लक्स 0, सेकंड फेस का फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये हो गया 2a क्यूब। फ्लक्स आ गया, खत्म, फ्लक्स निकालना था थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। चार्ज कितना हो जाएगा? फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नो प्रॉब्लम। अगला, ये भी बिल्कुल वैसा, बट विद डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, थोड़ा सा ही फर्क किया, कंसेप्ट सेम है, बट ये साथ में +2 है, इक्वेशन बदली है सिर्फ। ध्यान दो, डायग्राम इधर बना देता हूं।
ये आपको दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ऐसा सरफेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 2x² प्लस 5x² प्लस 2 आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर मीटर में है, एक्स मीटर में है। क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की साइड है, इज प्लेस्ड ऑन दिस। अब इस फर्स्ट फेस पे भी और सेकंड फेस दोनों पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट फेस पे कितनी हो गई? 0 प्लस 2 आई कैप। सेकेंड फेस पे कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर दूर है, 2 इंटू 5 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 आई कैप। ये सुनो, यहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1, कितना हुआ? 2.05 आई कैप। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E2। E1 और E2 पता लग गए। फ्लक्स, फर्स्ट फेज पे फ्लक्स क्या होगा? एंटरिंग। सेकेंड फेज पे क्या होगा? लीविंग। फर्स्ट फेज पे फ्लक्स हो गया एंटरिंग फ्लक्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 0.1 का स्क्वायर, सो माइनस 0.02 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड फेज का फ्लक्स कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 2.05 प्लस में लीविंग फ्लक्स है इंटू 0.1 का स्क्वायर, मतलब माई प्लस 0.0205 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टोटल फ्लक्स कितना हो गया? दोनों को जोड़ो, 0.0005 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या ये समझ में आता है बेटा? इसके बाद नेट चार्ज निकालना है। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, सो ये हो गया 40 पॉइंट समथिंग, 44.25 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। समझ में आई बात? कंसेप्ट क्लियर हो गया? अगले पे आते हैं। फिर से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, अब वो नंबर्स की जगह ए और बी है। ये दोनों बोर्ड में आए हुए हैं, ये एक सेट में था क्वेश्चन, ये दूसरे सेट में था उसी साल। इतना वेरिएशन होता है सिर्फ सेट्स में ज्यादातर। पिछले साल बहुत ज्यादा हुआ है वेरिएशंस, जनरली नहीं होता। इधर आ जाओ। द क्यूब ऑफ साइड L इज केप्ट इन स्पेस एज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, क्यूब आपको दिया है XYZ एक्सिस में, and it's something like this. ये दिया हुआ है। अब L लेंथ है क्यूब की, ये L लेंथ हो गई। इसके भी दो फेस, फेस 1 और फेज 2 से सिर्फ फील्ड पास करेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको फर्स्ट फेज बोल दिया, इसको सेकंड फेज बोल दिया। फर्स्ट फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 प्लस बी आई कैप। सेकंड फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? AL प्लस बी जे कैप। मानते हो? ओ सॉरी, आई कैप। मानते हो बेटा? एक्स की जगह क्या यूज हो गया? L यूज हो गया। मतलब एंटरिंग फ्लक्स यहां से लीविंग फ्लक्स, फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स हुआ माइनस बी इंटू एरिया। लीविंग फ्लक्स कितना हो गया? प्लस AL प्लस बी इंटू एरिया। टोटल फ्लक्स कितना होगा? दोनों का सम। टोटल फ्लक्स हो गया φ1 प्लस φ2। जोड़ो L स्क्वायर कॉमन, AL प्लस बी माइनस बी, बी भी भाग गई, ये आ गया AL क्यूब। फ्लक्स हो गया AL क्यूब। चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा? चार्ज एनक्लोज्ड होगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो AL क्यूब एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? 2 में आता है जनरली, 2 में, 3 में,
आ सकता है, हाँ आ सकता है। और ये जो पिछला वाला मैंने दिया था, ये वाला, ये 5 में आया था क्योंकि इसके साथ गॉस थ्योरम भी पूछी हुई थी, तो ये कंबाइंड क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, 2+3, 3+2, इस तरह से 5 मार्क्स में बहुत बार आता है। ठीक है, इजी लग रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट एनसी दिखा रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, और ये इस बार बोर्ड के लिए मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेड है। 25th एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल है, इस बार बोर्ड के लिए एक्सपेक्टेड है। इजी क्वेश्चन है, जो अभी तुमने पढ़ा बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है, बस अ बिट ऑफ अ डिफरेंस, थोड़ा सा इसमें मसाला लगा हुआ है। देखते हैं कितना मसाला है, मिर्ची है कि नहीं है। कह रहा है a right circular cylinder of length a and radius r has its center at the origin and axis along x axis so that one of its faces at x equal to a/2 and the other at x equal to -a/2। पहले डायग्राम बनाते हैं, बाद में सोचेंगे कि क्या हुआ। ये दिया हुआ है x एक्सिस और ये दिया y एक्सिस, सिलेंडर ऐसे है, ये सिलेंडर दिया हुआ है कितने डिस्टेंस पे, a/2, और ये कितने डिस्टेंस पे, a/2। ठीक है, आगे देखना, असली गेम इसके बाद है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is acting parallel to the x-axis as such that E is equal to E naught I cap for x greater than 0, and minus E naught I cap for x less than 0। तो जब x पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है, तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब x नेगेटिव हुआ, मतलब इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, तो दोनों साइड पे लीविंग फ्लक्स है। अगर ओवरऑल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो जितना एंटरिंग होता उतना ही लीविंग होता, फ्लक्स हो जाता 0। बट यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव x के अलोंग, नेगेटिव x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव x के अलोंग, सो दोनों साइड फ्लक्स क्या हो जाएगा, लीविंग फ्लक्स। ठीक है, ओके, अब आगे आ जाते हैं, बस यही गेम था इसमें। फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सर्फेसेस, फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फ्लैट सरफेस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस r, एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, और दोनों सेकंड से और फर्स्ट से, दोनों से कितना होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों में लीविंग फ्लक्स है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में, थ्रू द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फ्लक्स कर्व्ड सरफेस का कितना होगा, 0, क्योंकि थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। दो पार्ट हो गए, आगे आगे आगे। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो गया, φ1 प्लस φ2 प्लस φ ऑफ कर्व्ड, कितना हुआ, 2E नॉट पाई r स्क्वायर, ये हो गया नेट फ्लक्स। आगे चार्ज एनक्लोज निकालना है, चार्ज एनक्लोज निकालना है, चार्ज एनक्लोज होता है फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया 2E नॉट पाई r स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, आंसर। इजी लगा, कंसेप्चुअली क्लियर हुआ, ऑनलाइन सबको क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। 25th अगेन इजी क्वेश्चन है, बट ध्यान से देखिए। 25 नंबर 25th कह रहा है अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज q कूलम विद इन इट। ठीक है, इफ phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर associated with the curved surface B and the flux linked within the plane surface A in units of volt meter will be, okay, ध्यान देना, डायग्राम दोबारा बनाते हैं, फिर डायग्राम बना के क्वेश्चन पढ़ेंगे तमीज से। ये दिया हुआ डायग्राम, ये है A, ये सरफेस है B, ये सरफेस है C। ध्यान देना जी, हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज q कूलम विद इन इट, इसके अंदर चार्ज है q कूलम। सो टोटल फ्लक्स A का प्लस फ्लक्स B सरफेस का प्लस फ्लक्स C सरफेस का हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या बोल रहा है, इफ phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर थ्रू द कर्व्ड सरफेस बी। इसका दिया है फाइ, बी का फ्लक्स कितना दिया हुआ है फाइ। कहां गया वोल्ट मीटर बी, द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर। अब ए का और बी का सिमेट्रिक होते हैं, दोनों सिमेट्रिक हैं, इनका फ्लक्स मान लिया फाइ डैश, इनका फ्लक्स मान लिया फाइ डैश। तो फाइ डैश प्लस फाइ डैश इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही मतलब हुआ, इसका फाइ डैश, इसका फाइ डैश, कर्व्ड का फाइ, जो क्वेश्चन में गिवन है, तीनों का सम किसके इक्वल, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 2 फाइ डैश कितना हुआ, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइ। सो फाइ डैश कितना हुआ, हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइ। क्वेश्चन वही है, घुमाया है सिर्फ, जलेबी बनाई है क्वेश्चन की। क्लियर, समझ में आया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट इस पे देखो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, एक स्क्वायर सरफेस है, ये प्लेन ऑफ पेपर पे है, साइड एल मीटर। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन द प्लेन ऑफ पेपर है, फ्लक्स कितना हो गया, 0। इन द प्लेन ऑफ पेपर है, नॉर्मल के साथ एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सिंस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, देयरफॉर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। खत्म, आंसर हो गया 0। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 27। 27th क्या कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट ऑफ द सरफेस। डीएस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, फ्लक्स होता है ई डॉट डीएस, डॉट प्रोडक्ट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट 10j कैप, डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट j 0, j डॉट j 1, 40 वोल्ट मीटर, खत्म, डॉट प्रोडक्ट करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 28। A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge distributed uniformly। एक spherical conductor है, रेडियस इसका है 12 सेंटीमीटर, इसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, इसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, और चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, 0। कंडक्टर है, कौन है, स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। सेकेंड पार्ट, जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, k क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर। सो 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -7, और रेडियस कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 टू पावर -2। कैलकुलेट करोगे, आ जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर लो, और इजी होगी कैलकुलेशन। 16 इंटू 9 कितना होता है, 144, 14.4 अपॉन 144, ऊपर आ गया 10 टू द पावर 2, नीचे से 4 ऊपर चला गया 10 टू पावर 6.1, आंसर आ गया 10 टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर, या फिर न्यूटन पर कूलम, आपकी चॉइस। ठीक, थर्ड पार्ट, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो आउटसाइड हो गया। आउटसाइड के लिए कोई भी पॉइंट जो होता है उसके लिए पूरा का पूरा डिस्टेंस लेते हो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -7, और डिस्टेंस हो जाएगा 18 इंटू 10 टू पावर -2, इसका स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा 4.44 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर सबको, नो डिफिकल्टी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 29 पे। इसको लिख के करना होगा, ये आई गेस आपका डाउट भी होगा। 29 पहले समझ लो, मैं साइड हो जाऊंगा, लिख लेना।
In figure, calculate the total electric flux of the electrostatic field through the spheres S1 and S2. दो spheres हैं S1 और S2. इसके अंदर चार्ज पड़ा है कैपिटल Q S1 में, और यहां पे एक वायर पड़ी है AB. AB एक वायर है जो कि चार्ज्ड वायर है. AB shown in has a linear charge density lambda x. इसका लैम्डा दिया हुआ है kx, लैम्डा दिया है kx, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है. अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता चार्ज का तो सीधा चार्ज कितना हो जाता, लैम्डा इनटू लेंथ. बट क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो पहले इस वायर की ट्रीटमेंट करते हैं. ये रही वायर. टोटल चार्ज निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का x डिस्टेंस दूर. इस पे चार्ज होगा dq बाई dx होगा लैम्डा. तो इस सेक्शन में चार्ज होगा लैम्डा dx. मानते हो ये बात? लैम्डा कितना दिया है, kx dx. kx साथ में आ गया dx. टोटल चार्जेस वायर पे हो गया k इंटीग्रेशन x dx. लिमिट कहां से कहां तक? वायर की लेंथ दी हुई है l, लिमिट होगी 0 से लेकर L तक. तो आपको इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा. अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज होती, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज होती तो सीधा चार्ज हो जाता लैम्डा इनटू लेंथ. क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें हर सेक्शन के लिए निकाल के, एक सेक्शन के लिए छोटे से के लिए निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इसका आंसर आ गया हाफ KL स्क्वायर. अब फ्लक्स पे आ जाओ. फ्लक्स अगर S1 पे बोलोगे तो वो हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स अगर S2 पे बोलोगे तो वो टोटल चार्ज होगा, मतलब Q प्लस चार्ज ऑफ AB वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो Q प्लस हाफ KL स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया S2 पे. सो बेसिक इस क्वेश्चन में ये है, इस वायर का चार्ज निकालना है इंटीग्रेट करके. ठीक है? क्यों किया इंटीग्रेशन? डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है. अगर यूनिफॉर्म होता तो चार्ज अपॉन लेंथ इज लैम्डा, तो चार्ज हो जाता लैम्डा इनटू लेंथ. क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके आप टोटल निकालोगे. क्लियर? प्लीज इसको लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान दीजिए. An infinite long straight wire having a charge density lambda is kept along y dash in the xy plane. ये y dash y मान लिया, infinite long है, charge density uniform है lambda. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? In the xy plane, the Coulomb force on a point charge q at a distance x0. ये बेटा y axis है तो ये x axis यहां होगी. यहां पे x डिस्टेंस दूर आपने एक चार्ज रखा है, इस पे फोर्स निकालना है. फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस. तो आंसर आ गया q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, और फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव अलोंग x एक्सिस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना. लैम्डा इज केप्ट अलोंग xy प्लेन. An infinite long straight wire having a charge density lambda is kept along xy in the plane. The Coulomb force on a point charge q at a distance इतना will be repulsive होना चाहिए, attractive नहीं होना चाहिए, repulsive होना चाहिए. करेक्शन कर लीजिए, इसमें करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? रिपल्सिव होगा. कुछ नहीं बोला तो आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे. सो q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये होगा बी ऑप्शन. आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. प्लीज करेक्शन कर लीजिए, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन. ये बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव है ना, पॉजिटिव चार्ज है. या तो बोला होता नेगेटिव चार्ज है, पर बोला नहीं है तो रिपल्सिव ही काउंट होगा. 31 टू long straight thin wires AB and CD have linear charge densities 10 microcoulomb per meter and minus 20 microcoulomb per meter respectively. They are kept parallel to each other at distance 1 meter. ये एक वायर है और ये एक दूसरी वायर है, नेगेटिव है. इसका है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर
और ये है -20 माइक्रोकूलम पर मीटर. दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. 1 मीटर दूर दोनों को रख दिया. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडवे. मिडवे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव. इजंट इट? 1 मीटर का मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में गैप कितना हुआ? ये हुआ ½ मीटर, ये भी कितना हुआ? ½ मीटर. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई दोनों का सम. पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस, लैम्डा 1. और दूसरे वाले की लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस. दोनों का डिस्टेंस सेम है. सो 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस इंटू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. अब गधे की तरह ना वैल्यू मत डालने बैठ जाना. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो. 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. अब वैल्यू डालो. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9. लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो गया -10. तो वैल्यू वाइज अगर देखूं, नहीं, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 वैल्यू वाइज देखना है, तो ये हो गया 30 इंटू 10 टू पावर -6. साइन नहीं लोगे क्योंकि साइन सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. डायरेक्शन तो दोनों की ऐड हो रही है ना, तो दोनों का सेम हो जाएगा, जोड़ दोगे. डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? ½ मीटर. 1 बाई 2. ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा. 9 चौक 36, 36 तिया 108, 36 तिया 108, 1080 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम. सो 1.08 इंटू 10 टू पावर 6. ठीक है, सो ये आ गया 1.08 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम. क्लियर? समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, पर इजी हैं. आ जाते हैं इस पे. ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. ये भी वैसा ही है जैसा अभी किया. ये भी वैसा ही है जैसे अभी किया. देखो इधर कह रहे 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स 1 and 2 आर केप्ट एज शोन इन फिगर. द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर +10 एंड -20. वही सेम है. एक है +10 माइक्रोकूलम, एक है -20 माइक्रोकूलम. ये हो गया प्लस लैम्डा 1, ये माइनस लैम्डा 2. ठीक है. द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन एट P पॉइंट. P का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर. तो ये कितना डिस्टेंस हुआ? 20 सेंटीमीटर. पहले यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर फोर्स निकाल लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का होगी प्लस की वजह से रिपल्सिव, माइनस की वजह से अट्रैक्टिव. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1 प्लस E2. E1 कितना हो गया? लैम्डा बाय 2 माइक्रोकूलम पर मीटर था ना. लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर प्लस E2 कितना है? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.2 मीटर. सो 10 कॉमन, माइक्रो कॉमन, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको. अंदर क्या बचा? 0.1 भी कॉमन ले सकते थे. 0.1 भी कॉमन. क्या बचा? ये 1 बचा प्लस इधर कितना बचा? 0.1 कॉमन. ये 2/2, ये भी 1 बचा. ये 20, 10 हो गया. इसको 0.1 लिख दो. ठीक है. सो ये कितना हुआ? इसको आप लिख सकते हो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 अपॉन 0.1. सॉल्व कर लो. 9 चौके 36, 36, 360 बेसिकली इंटू 10 टू द पावर 3 और एक 10 ऊपर आ गया 10 टू पावर 4. सो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स नहीं आई. फोर्स क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19
इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 कितना आया 36 इंटू 16 576 57.6 इंटू 10 टू द पावर -13 न्यूटन 5.76 आएगा, सॉरी 5.76 1.6 था ना, तो ये आ जाएगा 5.76 इंटू 10 टू द पावर -13 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स होगी ऊपर की तरफ, उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। समझ में आया, लॉजिकली क्लियर हुआ, ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड होते हैं। अब आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं आएंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके ही क्वेश्चंस बनेंगे। आ जाते हैं 33rd पे। 33rd क्या कह रहा है, 33rd पिछला वाला किसी ने लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए, फिर हम 33rd शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। ठीक है, लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आगे क्या बोला, कहां गया? An electron is revolving in a circle with a constant speed v such that the wire passes through the center and is perpendicular to the plane of the circle. ऐसे गोल घूम रहा है। सिचुएशन समझ में आई? नहीं, डायग्राम अच्छा नहीं बना, सुंदर नहीं बना। सिचुएशन ऐसी है, ये ऐसे घूम रहा है और फिर यहां पीछे से ऐसे निकल रहा है। समझ में आई सिचुएशन? ये वायर है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये वायर है, इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से बना देता हूं और क्लियर हो जाएगा डायग्राम। ये चार्ज्ड वायर है और इलेक्ट्रॉन इस पे रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। सिचुएशन समझ में आई? ये आगे और वो पीछे से आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड v स्पीड से, passes through the center and perpendicular to the plane. Find the kinetic energy of electron in terms of the charge and linear charge density lambda. Lambda charge density है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी अंदर की तरफ। So force on electron will provide centripetal force. कोई भी चीज गोल घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप mv²/r के इक्वल कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, mv²/r। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? λ/2πε0r। मानते हो बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा λ/2πε0r इज mv²/r। r से r कट गया, सो mv² कितना हुआ? mv² हो गया e λ/2πε0। 2πε0। आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? e λ/4πε0। क्या ये समझ में आता है? दोबारा सुनो, एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा तो उस पर फोर्स लगेगी। वो फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स उसको गोल घूमने के लिए। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होगी विच इज Q इंटू E, वो क्या प्रोवाइड करेगी? mv²/r। उससे मैंने mv² निकाला, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। क्या ये क्लियर है? आ जाओ 34th पे। 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34th क्वेश्चन कह रहा है, in the figure there are 3 infinite long thin sheets having surface charge densities 2 sigma, -2 sigma and plus sigma. 2 sigma, -2 sigma and plus sigma. Give the magnitude and direction of electric field at points to the left of the sheet of charge plus 2 sigma and to the right of sheet plus sigma. तो यानी
इधर निकालना है और इधर निकालना है, ए और डी पे निकालना है। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो फर्स्ट शीट, सेकंड शीट, थर्ड शीट, फर्स्ट की वजह से रिपल्सिव, सेकंड की वजह से अट्रैक्टिव, थर्ड की वजह से रिपल्सिव। मानते हो बेटा? पॉजिटिव कंसिडर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हो गया फर्स्ट की वजह से फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड, फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड, फर्स्ट की वजह से 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड की थर्ड की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड की वजह से माइनस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया, आंसर आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या हो गई? लेफ्ट साइड, इस तरफ नेट आ गई। अब मुझे डी पे भी निकालना है। डी कहां है? ये रहा। थर्ड की वजह से रिपल्सिव, सेकंड की वजह से अट्रैक्टिव, फर्स्ट की वजह से रिपल्सिव। सो इस पे डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1 प्लस E3 माइनस E2, और डायरेक्शन हो गई राइट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E1 कितना है? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E3 कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन हो गई राइट। फर्स्ट वाले की लेफ्ट थी, इसकी क्या हो गई? राइट। क्या ये समझ में आता है बेटा सबको? दोनों क्वेश्चंस क्लियर है? सबको दोनों क्लियर है बेटा? ऑनलाइन किसी को इन दोनों में डाउट है तो बोलिए। आगे देखिए 35th। Two parallel large thin metal sheets have equal densities इतना। The electric field between the sheets, एक प्लस सिग्मा शीट है, एक माइनस सिग्मा शीट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मिड बीच में होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है? आउटसाइड कितनी होती है? एक है प्लस सिग्मा, एक है माइनस सिग्मा। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और साइडों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? 0। तो बीच में कितनी हुई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 26.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, 26.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। आंसर की 3 के आसपास आ जाएगा। 3 के आसपास। एक मिनट, कितना है? 10 टू पावर माइनस 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स, ये हो जाएगा 3 के आसपास आंसर आ जाएगा। 3 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन हो गई डी ऑप्शन। आ जाते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। लाल झंडा मैंने लगा दिया। ये 3-4 साल से उम्मीद है पेपर में आने की, पर आ नहीं रहा है, कभी भी धप्पा कर सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल। सामने ध्यान दीजिए। An early model of an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to radius r। ये कौन से मॉडल की बात कर रहा है? जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। वो भी नहीं है, वो उसमें तो पूरा पॉजिटिव होता है, बीच में एम्बेडेड सीड्स होते हैं। इसमें बोला बीच में पूरा का पूरा पॉजिटिव है, बीच में पूरा का पूरा पॉजिटिव है, प्लस Ze यहां पे है, और नेगेटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेगेटिव का टोटल भी सेम होगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है ना। टोटल नेगेटिव सेम है। यहां तक बात समझ में आई? इसका रेडियस दिया है स्मॉल r, कैपिटल R। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्मॉल r डिस्टेंस दूर। पहले आउटसाइड लेते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। आप इसको एज अ डेरिवेशन सोच के करो, जैसे डेरिवेशंस करते थे वैसे करना है। आउटसाइड की अगर मैं बात करूं, मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। आउटसाइड की अगर मैं बात करूं, मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया स्मॉल r रेडियस का, विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इंटीग्रेशन E डॉट ds, ये हो गया चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना हुआ? 0। टोटल चार्ज
एनक्लोज्ड कितना हुआ 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड है उतना ही नेगेटिव चार्ज एनक्लोज्ड है, सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात सबको समझ में आती है ऑनलाइन बच्चों? ओके, अब आगे क्या बोला, इनसाइड निकालते हैं, इनसाइड निकालते हैं। दोबारा से इस डायग्राम को बनाते हैं। यही गोलू, बीच में पूरा का पूरा प्लस चार्ज है और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं इनसाइड लेता हूं तो पॉजिटिव तो पूरा पूरा इनक्लोज्ड होगा, नेगेटिव का सिर्फ कुछ पार्ट इनक्लोज्ड होगा। सो फॉर इनसाइड बात करते हैं, फॉर इनसाइड मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, एंटायर पॉजिटिव चार्ज that is plus ZE is enclosed. Let Q dash amount of negative charge is enclosed. मान लिया Q dash amount of negative charge enclosed है, क्योंकि नेगेटिव पूरा enclosed नहीं है, पॉजिटिव पूरा enclosed है, नेगेटिव का सिर्फ कुछ पार्ट enclosed है। कितना enclosed होगा? Q dash upon 4/3 pi r cube charge per unit volume is total negative charge upon total volume. वॉल्यूम डेंसिटी से निकाल लिया। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। नेगेटिव चार्ज पूरे में है तो माइनस ZE अपॉन टोटल वॉल्यूम। इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? माना Q डैश, तो Q डैश अपॉन इस स्फीयर का वॉल्यूम। तो यानी नेगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा? 4/3 पाई कट गया, 4/3 पाई कट गया, माइनस ZE r³ मतलब चार्ज एनक्लोज्ड कितना हुआ? चार्ज एनक्लोज्ड हो गया प्लस ZE माइनस ZE r³। इतना मानते हो? ये बताओ। दोबारा सुनो, ये जो रेड सर्कल बनाया, रेड सर्कल के अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड है। नेगेटिव चार्ज सिर्फ कितना एनक्लोज्ड है? जितना इस गोले के अंदर है। पूरा तो नहीं है ना नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज एनक्लोज्ड है वो कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम करोगे, वो आ जाएगा चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम वो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पार्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय दैट पार्ट ऑफ वॉल्यूम करोगे, अंदर का आ जाएगा। सो Q डैश की वैल्यू मतलब एनक्लोज्ड नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव पूरा एनक्लोज्ड है, नेगेटिव सिर्फ कुछ पार्ट एनक्लोज्ड है। अब अप्लाई करो गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, E इंटू एरिया इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, ये हुआ ZE इंटू 1 माइनस r³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। नॉट मत लगाना, आप किसी और मीडियम में हो, ये नॉट नहीं होगा। नॉट मत लगाना, आप मीडियम कोई और है। तो 4 पाई r² से डिवाइड करो, E कितना आ गया? ZE बाय 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाय r² माइनस r बाय r³। ये आंसर आया। ये आप देख रहे हो, 2-3 डेरिवेशन का मिक्सचर है। एक हमने की थी ना डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाली, वही है, कॉन्सेप्ट वही लगाया, बट अब साथ में पॉजिटिव जो है वो पूरा का पूरा एनक्लोज्ड है, वो साथ में जोड़ दिया। दोबारा समझो, मैंने आउटसाइड कंसीडर करूंगा तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना हुआ? 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। इनसाइड कंसीडर करूंगा या ऑन द सरफेस कंसीडर करूंगा, या ऑन सरफेस कंसीडर करूंगा, कहीं पे भी नहीं, इनसाइड नहीं, आउटसाइड करो या ऑन सरफेस करो, आउटसाइड करो या ऑन सरफेस करो, एक ही बात है, एनक्लोज चार्ज 0 होगा। इनसाइड कंसीडर करूंगा तो पॉजिटिव पूरा एनक्लोज्ड होगा, नेगेटिव सिर्फ कुछ पार्ट एनक्लोज्ड होगा। तो पॉजिटिव पूरा का पूरा एनक्लोज्ड कर दिया, नेगेटिव का जितना पार्ट है उसको निकाल लिया और गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी। समझ में आता है? अपने हाथ से लिखो इसको, कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता अभी पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े सारे खत्म हो गए। ये आया 2025 के पेपर में, जो भी पेपर हुआ है 2025, ये उसमें आया। तो ऑब्वियसली जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो स्कूल एग्जाम्स में बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी सा है। अभी के 2025 के बोर्ड के पेपर में आया। कह रहा है कंसिडर 3 मेटल स्फेरिकल शेल्स ABC, each of radius r. Each shell is having a concentric
metal ball of radius r by 10. The spherical shells A, B and C are given charges itna 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 respectively. Their inner metal balls are also given charges itna 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 respectively. Compare the magnitudes of electric field due to shells A, B and C. अब ध्यान देना, ऐसे शेल्स की बात कर रहा है, मेटल स्फेरिकल शेल्स A, B and C. ये A है, कोई भी बना लेता हूं, पहले एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं. Each shell is having a concentric metal ball of radius r by 10. अंदर एक और है r by 10 रेडियस की. Spherical shells A, B, C are given charges +6. इसको मान लेते Q1 चार्ज दिया और इसको मान लेते Q2 चार्ज दिया. पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते, तो सीधी सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इस पे मान लिया Q1 चार्ज है आउटर पे और अंदर पे चार्ज है Q2. कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एबीसी एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर. सबका रेडियस r है, 3r मतलब आउटसाइड निकालना है आपको P पॉइंट पे. ये बात समझ में आती है सबको? ये बात समझ में आती है? अब फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड एंटायर चार्ज विल बिहेव एज इफ इट इज एट द सेंटर. For any point outside, entire charge will behave as if it is at the center. Isn't it? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं P पॉइंट पे, तो वो कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे K Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 3r का स्क्वायर. इजंट इट? क्योंकि ये सारा का सारा सेंटर पे माना जाएगा. रेडियस कुछ भी होता है डज नॉट मैटर, क्योंकि आप आउटसाइड देख रहे हो. मानते हो इतनी बात? मानते हो इतनी बात? अब बात करो A की, जो पहला A मेटल शेल है. A की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? K Q1 प्लस Q2 जोड़ो, प्लस 6Q माइनस 2Q, प्लस 6Q माइनस 2Q बाय 3r का स्क्वायर. मतलब K इंटू 4Q बाय 3r का स्क्वायर. रख लो. B की वजह से कितनी हो गई? K, इसका चार्ज कितना है? माइनस 4Q प्लस 8Q, माइनस 4Q प्लस 8Q बाय 3r का स्क्वायर. ये भी सॉल्व करके आया K इंटू 4Q बाय 3r का स्क्वायर. C पे इलेक्ट्रिक फील्ड C की वजह से कितनी हो गई? K, चार्ज कितना? 14 और माइनस 10, 14Q माइनस 10Q बाय 3r का स्क्वायर. तो आंसर फिर से आया K इंटू 4Q बाय 3r का स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा? EA इज टू EB इज टू EC 1:1:1. क्या ये क्लियर है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1:1:1 हो गया और कैलकुलेट सबका हो जाएगा. ये कितना हुआ? 4kq बाय 9r स्क्वायर. 4kq बाय 9r स्क्वायर. 4kq बाय 9r स्क्वायर. क्या ये सबको समझ में आता है बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर है? अगले पे आओ. क्वेश्चन नंबर 38. What is 38 saying? A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square. ये एक स्क्वायर है, इसके डायरेक्टली अबव आपने Q चार्ज रख दिया. आपको फ्लक्स निकालना है. ये मैंने कंसेप्चुअल्स में भी कराया था. फ्लक्स कैसे निकालोगे? एक वो इसका इमेजिनरी क्यूब मान लोगे. सो टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब वो हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स थ्रू वन फेस वो कितना हो जाएगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रोकूलम बाय 6 टाइम्स 8.85 इंटू 10⁻12. कैलकुलेट हो जाएगा बेटा. ठीक है, अगले पे आओ 39th पे. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. दो मेटल प्लेट्स हैं, पैरेलल हैं और क्लोज टू ईच अदर हैं.
On the inner faces, they have the surface charge densities of opposite signs of magnitude 17 into 10 to the power minus 27. Sigma 1 है plus 17 into 10 to the power minus 27. Sigma 2 है माइनस में है. Sigma 2 है minus 17 into 10 to the power minus 27. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. कंसेप्ट याद है? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. डायरेक्ट फॉर्मूला 17 इंटू 10 टू पावर माइनस 27. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. ये डबल हो गया इसका. 17.7 है, वो 17 दिया हुआ है सिर्फ, तो अराउंड 1 के आसपास आ जाएगा. 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है बात? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. आ जाते हैं 40 पे. बहुत इजी क्वेश्चन. S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charge Q and 2Q respectively as shown in figure. What is the ratio of the electric flux through S1 and S2? फ्लक्स जो S1 से होगा वो कितना हो जाएगा? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स जो S2 से हो जाएगा वो जाएगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना हुआ? 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दोनों का रेशियो कितना हो गया? 1:3. पहला पार्ट हो गया. आगे सेकंड पार्ट में क्या बोला? सेकंड पार्ट में बोल रहा हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड. सो फ्लक्स कितना हो जाता है? चार्ज बाय K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स becomes 1/5 of original. क्लियर है बात? ओरिजिनल फ्लक्स का 1/5 हो जाएगा क्योंकि K की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 5. नेक्स्ट क्वेश्चंस. अब आसान क्वेश्चंस हैं. What is the flux through the cube of side A if the point charge Q is at one of its corner? कॉर्नर पे ध्यान देंगे. एक बार दोबारा ये कंसेप्ट देखेंगे. कॉर्नर वाला, ये एक क्यूब है. चार्ज आपने यहां पे रखा है. इसका कितना फ्लक्स जाएगा? आप इसके साथ में क्यूब इमेजिन करो. एक क्यूब इसके साथ में इमेजिन कर लो. एक इसके ऊपर इमेजिन करो. नहीं, एक इसके पीछे इमेजिन करो. एक इसके पीछे लेफ्ट साइड पे इमेजिन करो. ऊपर बन गया ये, सॉरी डायग्राम गलत हो गया, नीचे बनना था. एक इसके पीछे इमेजिन करो. पीछे इमेजिन करेंगे सो 4 क्यूब्स हो गए और 4 इसके ऊपर, तो टोटल 8 क्यूब्स हो गए. खुद सोचो. कॉर्नर पे है. मैं डायग्राम वाइज इसको दोबारा बना देता हूं थोड़ा बड़ा करके. ध्यान देना प्लीज. आपके पास एक क्यूब है. एक मिनट, इसमें क्यूब की ऑप्शन नहीं है, मेरे को ही बनाना पड़ेगा. ये एक क्यूब है. ध्यान देना, समझना बेटे ध्यान से. एक्चुअली केमिस्ट्री का टॉपिक है सॉलिड्स, पर वो कोर्स से अब हट चुका है केमिस्ट्री में, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को सोचने में. ये आपके पास एक क्यूब है. इस क्यूब के यहां कॉर्नर पे एक चार्ज है Q. अब मैं इसको क्या कंसिडर कर सकता हूं? इसके पड़ोस में एक और क्यूब कंसिडर कर सकता हूं. इसके पड़ोस में एक और क्यूब कंसिडर कर सकता हूं.
इसके साथ में एक और क्यूब कंसिडर कर सकता हूं, ये इसके साथ में कंसिडर कर लिया। एग्जैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि फ्री हैंड बना रहा हूं, रुको इसको फ्री हैंड नहीं बना के, इसमें 3D शेप्स नहीं है, करता हूं। एक सेकंड बेटा, 3D शेप वाली फाइल खोल लेता हूं, उससे इजी रहेगा। यस, इधर ध्यान दो बेटा, एक मैंने क्यूब कंसिडर किया, ये क्यूब कंसिडर किया। अब इस क्यूब के इधर चार्ज है, इधर चार्ज है। अब इसके बराबर में एक और क्यूब कंसिडर करते हैं सेम साइज का, इसके बराबर में एक क्यूब कंसिडर करा, ये हो गया इसके बराबर में क्यूब, ठीक है, ये दो हो गए। अब इसके पीछे एक और कंसिडर करो, इसके पीछे एक क्यूब कंसिडर करते हैं, ये हो गया इसके पीछे एक क्यूब कंसिडर। अब इस लेफ्ट वाले के पीछे एक और क्यूब कंसिडर करो, लेफ्ट वाले के पीछे एक और क्यूब कंसिडर किया, तो ये 4 क्यूब्स हो गए उसके बिल्कुल बीच में। अब इन्हीं चारों के ऊपर 4 और क्यूब कंसिडर कर लो, इन्हीं चारों के ऊपर 4 और क्यूब कंसिडर कर लो। इन्हीं चारों के ऊपर 4 और क्यूब कंसिडर किए, इनका कलर को मैं एक कॉमन कर देता हूं ताकि डिस्टिंग्विशेबल हो जाए। तो नहीं, ये 4 और क्यूब्स। तो अब आप नोटिस करो कि ये जो क्यू है, इन 8 क्यूब्स के बिल्कुल सेंटर में चार्ज है, इन 8 क्यूब्स के बिल्कुल सेंटर में चार्ज है। सो टोटल फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स कितना जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना जाएगा, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है बेटा? ठीक है ना, 8 क्यूब्स हैं, बीच में है बिल्कुल, तो 8 से कितना जाएगा, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक क्यूब से जो निकालना है वो कितना हो जाएगा, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको समझ में आता है बेटे? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो। अ चार्ज Q इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस। अब ये इजी है, ये आंसर 41 नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन किया है। 42 में फ्लक्स हो जाएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़ा था ना, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कट गया, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। याद है अभी पिछले पेज पे किया था ये वाला, ये वाला पूरे क्यूब से कितना गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से कितना जाएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। 43, a charge Q microcoulomb is placed at the center of the cube, flux through any surface। अगेन इसका कितना हुआ, Q माइक्रो है, Q माइक्रो है, माइक्रोकूलम है, बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सो Q माइक्रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट मतलब Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू पावर माइनस 6, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू पावर माइनस 6। क्या ये तीनों क्लियर है बेटा? क्या ये तीनों क्लियर है? आगे देखो, इसी डायग्राम पे बेस्ड अब और क्वेश्चंस भी हैं। आपको बोल रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ये तो मेरे ख्याल से रिपीट पेज हो गया, नहीं, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेस कितना हो जाएगा, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड इट प्रीवियसली इन प्रीवियस स्लाइड। इधर आओ, अ चार्ज Q is placed at the midpoint of the cube of side L, midpoint of the cube of side L, the electric flux emerging from the cube, midpoint of the cube, total charge है, ये क्यूब है,
क्यूब के मिड पे लिखा तो चार्ज फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम सिंपल, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगला, चार्ज q is placed at the center of the cube, electric flux through one of its face, q by 6 epsilon naught। no problem। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जो सोचने वाला है, प्लीज ध्यान देना बेटा। मैं अब उस पेज से जरा क्यूब्स उठा के ले आता हूं, ये जरूरत पड़ेगी इधर समझाने में। कॉपी, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान देना। इन क्यूब्स को अभी इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर में, एक एक करके इन क्यूब्स को एक एक करके इस्तेमाल करेंगे। आ जाओ। What will be the total flux through the faces of the cube with side of length a if charge q is placed at corner of the cube? Corner of the cube वाला सेम हो गया, corner of the cube वाला हो गया q by 8 epsilon naught, done previously। B part, midpoint of the edge। अब इधर देखो, ये रहा एक क्यूब, मिड पॉइंट ऑफ द एज आपको चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ द एज यहां पे प्लेस कर दिया, मिडल पॉइंट पे। अब इसको अगर मैं कंसिडर करूं, इसके पड़ोस में एक ले लो, इसके ऊपर एक ले लो, और उसके साथ में एक ले लो, तो अब इसका फ्लक्स इन चारों में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फ्लक्स थ्रू 4 क्यूब्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगला सी पार्ट, सी पार्ट कह रहा है सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, फेस ऑफ द क्यूब के सेंटर पे एक क्यूब ये पकड़ो, ये रहा चार्ज। अब दूसरा क्यूब इसके पड़ोस वाला ले लो, इसके पड़ोस में ले लो। सो दोनों क्यूब से कितना जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब्स हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना हुआ, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आधा आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों में। ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी बीसी बीसी, ओके। मिड पॉइंट ऑफ बीसी एक पकड़ा, डी ऑप्शन, डी पार्ट। मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बी और सी का मिड पॉइंट यहां पे। इसके साथ में एक और ले लो, इसके साथ में एक और ले लेते हैं, ये इसके मिड पॉइंट पे। अगेन इसमें सेम दोनों में फ्लक्स जाएगा, दोनों में फ्लक्स जाएगा, तो दोनों क्यूब से फ्लक्स जो होगा, दोनों क्यूब से फ्लक्स जो होगा वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा दोनों में, हाफ हाफ हो जाएगा दोनों में। क्या ये समझ में आता है बेटा? इसका आंसर भी सेम रहेगा, दोनों से जो फ्लक्स जाएगा हाफ हाफ हो जाएगा दोनों में। क्या ये समझ में आते हैं सबको? तो डायग्रामेटिकली सोचने पड़ेंगे। ये आपके हैं, इसको हम सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में बहुत यूज होता था। तो पहले जब हम पढ़ाते थे तो हमें बताना नहीं पड़ता था, सीधा होता था एज सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बट अब क्योंकि केमिस्ट्री में कोर्स में नहीं है, वैसे वो कुछ नहीं पढ़ाते, ये भी हटा दिया। तो केमिस्ट्री में अब कुछ कोर्स में नहीं है, तो ये मेरे को समझाना पड़ रहा है कि आप कंसिडर करो तो चारों तरफ कितना उसका कंट्रीब्यूशन जाएगा, उसमें एक में कितना होगा, उसको सीधा सीधा डिवाइड कर दोगे। फ्लक्स वेक्टर नहीं होता, स्केलर होता है, तो डायरेक्शंस वगैरह का कोई खेल नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है? समझ में आ गया बेटे सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 48th 48 क्या कह रहा है? Two parallel uniformly charged infinite plane sheets 1 and 2 have charge densities plus sigma and minus 2 sigma, magnitude of electric field at point in between the sheets। एक है प्लस सिग्मा, एक है माइनस 2 सिग्मा। दोनों की फील्ड हो गई, एक की रिपल्सिव एक की अट्रैक्टिव। तो फर्स्ट इन बिटवीन में E1 प्लस E2 कर दोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले पार्ट का आंसर।
दूसरा आउटसाइड शीट 1 इधर प्लस की वजह से रिपल्सिव, सेकंड की वजह से अट्रैक्टिव, E2 माइनस E1 डायरेक्शन बड़े वाले की, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटे, आ जाते हैं 49th पे। The flux of the electrostatic field through the closed spherical surface S dash is found to be 4 times through the closed spherical surface S. तो फ्लक्स S dash में 4 times S के फ्लक्स के बराबर है। S dash का फ्लक्स कितना हुआ? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड Q plus Q1 plus Q2 plus Q3 divided by epsilon naught is 4 times Q1 plus Q2 plus Q3 by epsilon naught। epsilon naught कट गया। सो आपको निकालना क्या है? कैपिटल Q निकालना है। कैपिटल Q कितना हुआ? इसको उधर ले जाओ, 3 times Q1 plus Q2 plus Q3। Q1 Q2 Q3 तीनों की वैल्यूज आपको मालूम है। Q1 है 1, Q2 है -2 और ये 9.854। सो 3 times 1 minus 2 9.8, 1 माइक्रो minus 2 माइक्रो प्लस 9.854 माइक्रो, ऐड करो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बेटे बात? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केस स्टडीज, फिर काम खत्म। केस स्टडीज क्या है? हाँ जी बोलो बेटा दोबारा। क्वेश्चन 40 दोबारा बोल बेटा। क्वेश्चन नंबर सर वो मैं गया था क्वेश्चन 48 दिखाने को। अच्छा, समझ में तो आ गया ना? यस सर। हाँ, लिखने का काम बाद में हो जाएगा बेटा, समझ ले। पीडीएफ शेयर करूंगा क्लास के बाद। 50th, गॉस लॉ इज अ टूल टू सिंप्लीफाई, हमें आता है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज 0 इनसाइड ओनली, 0 इनसाइड एंड डिक्रीजेस आउटसाइड द स्फीयर विद द इंक्रीज इन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो सी ऑप्शन पहला क्लियर। Radius of the hollow sphere is r and charge q is placed at the center of the hollow sphere. If the radius of sphere becomes half, the charge also becomes half, then the value of emergent flux. Radius का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, flux हो जाएगा charge half divided by epsilon naught, तो flux हो जाएगा आधा q by 2 epsilon naught. Gauss law is true only if the force due to charge varies as 1 by r square, क्योंकि तभी r स्क्वायर कैंसिल होता है। फॉर अ गिवन सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू 0, फ्लक्स 0 है, मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा? 0। वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरीली 0, जरूरी नहीं है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एनी पॉइंट, नहीं जरूरत। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, टोटल फ्लक्स 0 होगा। 5th, charge on the sphere of radius 2 centimeter is itna, while charge on the sphere of radius 5 centimeter is itna. Find the ratio of the electric field on at a distance of 10 centimeter from the center of sphere. Ratio of electric field 10 centimeter मतलब outside देखना है आपको। So दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? E1 upon E2, ये हो जाएगा k q1 by r square divided by k q2 by r square। डिस्टेंस तो सेम है, आउटसाइड का रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। आर स्क्वायर कट गया, चार्ज का रेशो आ जाएगा, Q1 by Q2 हो गया 2:5, रेशो आ गई 2:5, बी ऑप्शन। 5:2 कैसे? 2:5 होगा बेटा, 2:5 होगा। स्फीयर ऑफ रेडियस इतना फ्रॉम द सेंटर, आंसर होगा 2:5, बी ऑप्शन। आंसर ये बी ऑप्शन, करेक्शन कर लो, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या बोला? लैम्डा होता है, वॉल्यूम डेंसिटी होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एन्युलर रीजन ऑफ द चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओहो, ये अभी नहीं किया, ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर नेक्स्ट चैप्टर में है, नेक्स्ट चैप्टर में करोगे, ठीक है। ये प्रूफ करोगे अगले चैप्टर में, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी याद रखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r consisting of uniform surface density sigma
electric field at a distance x from its center and outside the spherical shell, x from center and outside, वो क्या होता है, inversely proportional to square of the distance, तो inversely proportional to x square. Electric field intensity at a point in between the two parallel sheets with like charges of same surface charge density, प्लस सिग्मा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट. Fourth part, two infinite sheets contain electric charge with charge densities plus sigma and minus sigma, and they are separated by small distance in air. If the permittivity is epsilon naught, value of electric field plus sigma minus sigma, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन. लास्ट मतलब इसका आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का, फिर एक और. In an insulated non-conducting sphere of radius r, has charge density rho. Electric field at a distance r from the center of the sphere will be directly proportional to r. क्या फॉर्मूला होता है non-conducting sphere में, r rho by 3 epsilon, तो r rho by 3 epsilon. ठीक है, फॉर्मूला याद है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, r rho by 3 epsilon इनसाइड में, इनसाइड नॉन कंडक्टिंग. ठीक है जी, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. फैराडे केज और फैराडे शील्ड, फैराडे केज और फैराडे शील्ड is an enclosure made of conducting material. The field within the conductor cancel out with any external field so that the electric field, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग. Which of the following materials can be used? कंडक्टर चाहिए अपने को, प्लास्टिक नहीं होगा, ग्लास नहीं होगा, वुड नहीं होगा, कंडक्टर कौन है इनमें से, कॉपर. फैराडे केज बनाने के लिए हम कंडक्टर यूज करेंगे तो कॉपर यूज होगा. एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड केज, रियल वर्ल्ड केज कौन सा हो जाएगा, आपकी कार. कार आपको एग्जाम्पल याद होगा, मैंने बताया था लाइटनिंग वगैरह हो तो कार के अंदर रहते हैं ताकि लाइटनिंग आप उससे बच जाओ, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग हो जाएगी. What is the electrical force inside a Faraday cage when it is struck by lightning? What is the electric force inside a Faraday cage when it is struck by lightning? आंसर होगा जीरो. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो. An isolated point charge plus Q is placed inside the Faraday cage. Its surface must have charge equal to, plus Q अंदर है तो बाहर इंड्यूस चार्ज हो जाएगा. अगर ये फैराडे केज है, यहां प्लस क्यू चार्ज रखते हो तो यहां पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, तभी ओवरऑल कितना हो जाएगा, जीरो. सो ओवरऑल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, तो उसके लिए बाहर इंड्यूस कितना होना चाहिए, माइनस क्यू. लास्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ फैराडे केज इन द शेप ऑफ क्यूब विद सरफेस 9 सेंटीमीटर एज. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली विल बी, आपको फ्लक्स निकालना है. फ्लक्स हो जाएगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना है, 2 माइक्रो बाय एप्सिलॉन नॉट, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. सो ये हो गया, और ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो लीविंग वाला होगा, रिजल्ट आपका बी ऑप्शन आ जाएगा. कर लोगे. तो ये थे सारे क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्लास में ये रजिस्टर चेक होंगे कि आपने सारे किए हैं कि नहीं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.